नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं उषा प्रेमवदा द्वारा रचित उपन्यास अल्पविराम का अगला भाग। मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़। मैं करवट बदलती हूँ, दाएं बाएं सीधी, पेट के बल, कभी तकिया इधर कभी उधर। पति इतनी देर कहाँ चले गए? उठकर झाँका, लाइब्रेरी में अंधेरा है। बरामदे से माधव मोहन के खर्राटों की हल्की हल्की आवाज आती है। नीचे का खंड एकदम खाली है। बस जहाँ ऊपर आने की सीढ़ियाँ शुरू होती हैं वहाँ एक लाइट रात भर जलती रहती है, चल रही है। अब नीचे के खंड में मुझे भय नहीं होता, न अंधेरे से दहशत होती है। जैसे वह सब अतृप्त आत्माएं हमारे अपूर्व सुख से संतुष्ट होकर शांत हो गई। जब से माधव मोहन आया है, एक घड़ा भर पानी नीचे रखता है। रोज पुराना पानी बाहर दीवार की संधि में उगते पीपल के पेड़ पर डाल देता है। जो भी प्रेतात्मा वहां रहती होगी, जल पीकर संतुष्ट हो जाती होगी। पति उस पर हंसते हैं, पर वह चुपचाप रोज घड़ा भरता है और ग्रांची पर टिका देता है। मैं रात्रि वस्त्र संभालती हुई कमरे से निकलती हूँ तो देखती हूँ पति मुंडेर के सहारे खड़े हुए हैं और अंधेरे में न जाने क्या देख रहे हैं। आसमान में सप्तमी या अष्टमी का चांद है, उजाला नहीं है, चारों ओर धुंधला सा प्रकाश, जिससे बाग के सारे वृक्षों की आकृति दिखती है। बस यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने हल्के से पूछा। कुछ नहीं, अंदर गर्मी सी लग रही थी, उन्होंने कहा और बाह से मेरी कमर घेर ली, पास नहीं खींचा। हम अपनी अपनी दूरी पर खड़े रहे, पर एक दूसरे का स्पर्श महसूस करते हुए। उसमें कितनी अंतरंगता थी, कितनी अभन्नता। पर अभी हम सटकर एक दूसरे के शरीर को छूते हुए नहीं, अपने अपने में डूबे हुए। आज शायद आधा चांद है, मैंने मंद स्वर में कहा। आपके बेटा हो तो उसका नाम अर्धेंदु रख दीजिएगा। मेरा बेटा हो? मैंने अचरज से कहा। ये आपने क्या कह दिया? वह आपका बेटा नहीं होगा? और इतना भारी भरकम नाम, लोगों की जबान लड़खड़ा जाएगी। हाँ सो तो है, जाने दें। यूं ही मुंह से निकल गया। हम दोनों चुप। मेरा मन अंदर जाने को हो रहा है, पर उन्हें ऐसे अकेले छोड़ने का भी नहीं। दक्षिण में एक आशीर्वाद है, तुम 1000 चंद्रमा के दर्शन करो, यानी 80 साल तक जियो। 80 साल जीना आजकल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 80 आजकल का 60 है, मैंने कहीं सुना हुआ के दोहरा दिया। हल्की सी हवा चली और पेड़ों की पत्तियों में सरसराहट सी हुई। किसी पक्षी ने पंख फड़फड़ाए और रात ने न जाने कितनी गुहार की। हर श्रृंगार फूलने लगे। पति ने कहा, अक्टूबर चल रहा है, सुगंध आ रही है। हवा में हल्की सुगंध तो थी, बहुत हल्की, न जाने किस वृक्ष या फूल की। शायद हर श्रृंगार ही रहा होगा। आप अंदर चले, मैं अभी आता हूँ। मैंने अचानक उनसे कहा, यू नो आई लव यू वेरी मच। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। उन्होंने झुककर मेरा गाल चूम लिया। आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज दैट। मुझे विश्वास होने लगा है। उस चुंबन में एक दूरी का आभास मात्र था। यह कि मुझे बहुत बाद में याद आएगा, जब मैं इस रात को याद करूंगी। इसी रात से हमारी यात्रा का दूसरा चरण आरंभ हुआ था। पर उस प्रसंग के बाद मैं उलझी उलझी सी रहती हूँ। ना जाने कई धुंधले अस्पष्ट चित्र मन में जागते सोते उभरते हैं और उन्हें पकड़ने से पहले ही वे लोप हो जाते हैं। कहाँ कौन से लोग, जबकि मैं यहाँ ठोस यथार्थ लोक में बैठी हुई हूँ। नवाबगंज से निकलते ही वह टिन की छतों वाली छोटी छोटी दुकानों की कतार, रुई जुनकर रजाई बनने वालों से लेकर टिंडा लौकी और थोक में प्याज और टमाटरों की दुकानें, ऑटो मोटर बाइक और छोटी बड़ी मोटरों का धुआं सुबह शाम वातावरण में मंडराता रहता है। मैं घंटों सामने वाले जूस भंडार के मालिक को अपने ठेले पर नारंगियों और मौसमियों की कतार सजाते टकटकी लगाकर देखती रहती हूँ। वह कैसे क्रेट में से फल निकालता है, हथेली में घुमा घुमा कर परखता है, फिर उसे सावधानी से सजा देता है। थोड़ी दूर हटकर गन्ने का रस पीड़ता है, उसी में सटा पान वाला। इन सब दैनिक छोटे छोटे धंधों में व्यस्त लोगों की अपनी सिमटी हुई दुनिया के बीच हमारी यह पुरानी गढ़ी, ऊंची 4 दीवारी से घिरी हुई, पपीते मीठे नींबू के पेड़ और दीवार पर एकदम पसरी हुई बेगन भैया, बैगनी गुलाबी सफ़ेद लाल। दरवाजों के इर्द गिर्द क्यारियों में सदाबहार और माली मालिन के बूट पर
निर्भर, रंगहीन, गंधहीन फूल। मालिक दखल नहीं देते, बस हजारों किताबों की झाड़ पोछ और उनके स्वास्थ्य की ही फिक्र, जाले, मकड़े और दीमक के आक्रमण से सुरक्षा। आपकी किताब से मैं तंग आ गई हूँ, मैं अचानक कह उठी। मेरा मन करता है कि कहीं भाग जाऊं, मुझसे दूर। उनका चश्मा नाक के नीचे सरक आता है। सबसे। कहाँ? एक नाव, वह समुद्र पर तैरती रहे। आहा, वह उकसाते हैं। छोटी सी नाव, 2 लोगों के लायक, एक छोटा सा किचन, सोने के लिए एक बेंच, बस। नाव चलाएगा कौन? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। उफ, आप तो इतने प्रैक्टिकल हैं। मैंने कहा, अगर दिवा सपनों में भी इन सब बातों का ध्यान दूं तो वो दिवा स्वप्न कैसा? अच्छा, वो जो आए थे लकी साहब, उनसे कहेंगे कि आपको नाव पर ले जाएं। लकी साहब? मेरा दिल एक क्षण को धड़कना भूल गया। आपको कैसे पता? मैंने बहुत हल्के से पूछा। संपर्क रहता है, इंटरनेट द्वारा मेरे मित्र बन गए हैं। कभी कभार हम एक दूसरे को ईमेल भेज देते हैं। आपने बताया नहीं? वह हंसे। अपनी बीवी का आशिक, अपना रकीब, उस पर नजर तो रखनी ही चाहिए ना। ये क्या बेस सिर पैर की बात है? उन्होंने चश्मा ऊपर सरकाया। उनकी उंगली अभी भी 2 पन्नों के बीच टिकी हुई थी। मेरा मन भी करने लगा है। कहाँ का? ऊपर, उन्होंने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा। ऊपर? मैंने दोहराया। हाँ, मुक्ति, इन सब चीज़ों से मुक्ति जिन्होंने हमें बांध रखा है। मेरी अमूल्य किताबें और आपका चूल्हा चौका। मैं भी प्री और आप भी प्री। अन्य स्त्रियों की तरह मैंने उन्हें न वर्जा, न झड़का। सोचती रह गई, हमेशा अकेले और उन्मुक्त रहने वाला यह व्यक्ति भी इस तामझाम से बेचैन हो उठता है। तो मैं कहाँ जाऊंगी? वहीं समुद्र पर तैरती नाव पर। ऊपर आकाश, नीचे पानी, बस इशारा करने की देर है। वो लकी साहब, आपके अय्यार आशिक, सिर के बल दौड़ते चले आएंगे। अंदर ही अंदर अच्छा लगता है, पर चुप रहना स्वीकृति होगी, इसलिए बेमन से कहती हूँ, रहने भी दीजिए। मगर वो बातों का तार पकड़े रहे। क्यों? वो मेरी तरह बुड्ढे तो नहीं हैं, आपको पसंद भी करते हैं, और शायद आप भी। मैं उठ खड़ी हुई, अंदर ही अंदर विचलित होने लगी, जैसे उन्होंने मन की चोरी पकड़ ली हो। सब कुछ छोड़कर भाग जाने की इच्छा में क्या इस संबंध से भी मुक्ति पाना निहित नहीं है? छोड़िए ये सब बातें, अपनी किताब पढ़िए। मेरे दिमाग में हमेशा कुछ उल्टा पुल्टा चलता रहता है। ये तो आपको शुरू से ही पता है। जो दिखता है वही सब कुछ नहीं है, यही तो आपका आकर्षण है। वह मुस्कुराए और अपनी वार एंड पीस में वापस चले गया। मैं वहीं वैसे ही वैसे बैठी रही, उन्हें गूढ़ दृष्टि से देखने लगी, जैसे उन्हें चीनने का प्रयत्न कर रही हूँ। परत दर परत जो यह पति नामक संज्ञा वाला है, उसे मैं कितना जानती हूँ। मेरे बगैर उन्होंने कितने साल जिए हैं, उन सालों में उन्होंने क्या क्या किया, कितने देश विदेशों में भ्रमण किया, ये सब उनके बारे में करिकुलम बीटा नामक पृष्ठों में सम्मिलित है। पर उसके अलावा अंतर की गहरी से गहरी परतों में जो निहित है, उसे मैं क्या जानती हूँ? ये जानती हूँ उन्होंने शानो शौकत पसंद है, बढ़िया सजावट, फर्नीचर, बर्तन, लैम्प, मुलायम गद्दा पर टिके हुए हैं इस पुश्तैनी हवेली नुमा घर में, जबकि बड़े भाई नई दिल्ली की भव्य कोठी में डेरा जमाए हैं। विवाह के बाद बड़े भाई के साथ कोठी में रहने की बात हुई थी, पर भाभी ने तुरंत काट दी थी। इनकी हजारों धूल धक्कड़ भरी किताबें यहाँ कहाँ जमेंगी, दीमक से छटी हुई। वहाँ तो जहाँ है वहीं रहें, और देवर जी अपनी संपदा को छोड़कर तो यहाँ आने वाले नहीं। हम दोनों ने चुपचाप सुन लिया, और तब से नवाबगंज में ही रहते हैं। मुझे उस कोठी के लॉन, गमले, फूल, बड़े बड़े बरामदे और ऊंची छत वाले कमरों पर कभी डाह या लालच नहीं हुआ। यहाँ रहने में शांति थी, परिवार या बड़े लोगों का लिहाज अदब करने का झंझट नहीं था। मेरी भी आदत छोटे से परिवार में रहने की थी। पति विवाह से पहले लेख लिखते थे, जहाँ तहाँ भाषण देते थे, विदेशी विश्वविद्यालयों में शॉर्ट कोर्स पढ़ाते थे, और अब तो यही इसी दुनिया में संतुष्ट लगते हैं। बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं, या फिर उधर के खंड में अपनी लाइब्रेरी में चले जाते हैं। कभी कोई मिलने आ जाता है तो अपनी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में जाकर मेहमान नवाजी कर देते हैं। कमरा, खाना पीना, वोदका और विस्की सहित। मन में फिर ख्याल उठा, कितना जानती हूँ मैंने, परत दर परत कितने रहस्य छुपाए हुए हैं। हमारा दैहिक संबंध कितना मधुर है, पर ये मुझ पर कितना प्यार लुटाते हैं। और अब मैं क्या अपने को उधेड़ कर खोल कर देखूं?
तो ब्याह के बाद पति का प्यार कितना गहरा और बहुआयामी होता जा रहा है, ये अनुभव कर मुझे अपने पर अचंभा होता है। जब उनसे जुड़ने का विचार आया था तो सब कुछ सही, सटीक, संदर्भपूर्ण लगा था और उस निश्चय पर मुझे कभी संदेह नहीं हुआ। मैं सच में कितनी मैच्योर होती जा रही थी। यद्यपि जरा जरा सी बात पर झुंझला जाना, खींच उठना अपनी जगह बरकरार था। शायद ये पति का व्यक्तित्व था जो मुझे निरंतर परिपक्व करता जा रहा था। मुझ में पूर्णता आती जा रही है, इसका मुझे बराबर एहसास रहता था, विचारों में, भावनाओं में, जीवन के संदर्भ में। यह बात सच थी कि पति लखी साह की तरह युवा या प्रियदर्शन नहीं थे, पर उनके उदार कोमल व्यक्तित्व ने उनके चेहरे में एक दूसरी तरह का आकर्षण ला दिया था। मेरी ओर देखकर जब वो हंसते या मुस्कुराते थे, तब उनके चेहरे पर जो रौनक आ जाती थी वो अपूर्व होती थी। प्रवाल के चेहरे की मुझे याद नहीं। उस विवाह के समय बार बार सुना था कि दूल्हा एकदम रंग रूप, कदम कद, शक्ल सूरत में मेरे बिल्कुल अनुरूप था। पर उस उम्र में तो सभी के चेहरे पर यौवन की छवि रहती है, पर 50 पार करके भी जो पुरुष लुभावना बना रहे वो उसके अंतर के आयामों का ही गुण होगा। लकी साहब मुझे अच्छे लगने लगे थे, अपनी खब्बीस नुमा होलिये के बावजूद। और अब जो मुझे रोड़ते हुए आए थे तब तो एकदम सजे धजे अच्छे ही दिख रहे थे। इतनी गहरी सोच, न जाने कब से पति मुझे देख रहे होंगे। मेरी आग झपक रही थी। खिसियाकर मैंने कहा, जबकि मैं सुंदर सपना, तुम्हारे होठों पर बड़ी प्यारी मुस्कान थी। मैं देखता रह गया, तुम्हारा मीठा सपना तोड़ने का मन नहीं हुआ। मैं उठी और उनके गाल को छूम लिया। उनकी त्वचा धूप में बैठने के कारण उष्ण थी और दाढ़ी के कारण खुरदुरी। अरे इतना बड़ा पुरस्कार! वो पुस्तक खोलने से पहले कुछ देर रुके रहे, फिर बोले, कुछ पृष्ठ पढ़ लूं, और डूब गया अपनी पुस्तक में। मैं बैठी रही, कुछ करने को था नहीं। दोपहर के लंच और शाम की चाय के बीच का व्यवधान। मैं चुपके से उठी और कमरे में चली गई। आकर पलंग पर बैठ गई। खिड़कियों के पर्दे खुले हुए थे और बाहर हल्की हल्की धूप फैली थी, जिसका प्रकाश कमरे में था। मेरे विचार पर लकी साह की ओर चले गए। मेरे न जाने क्यों उन्हें दोष नहीं दे पा रही थी। पहली बात तो यह कि वह प्रवाल नहीं थे। स्थिति से पलायन की इच्छा किसे नहीं होती। मालूम नहीं हमारा विवाह प्रवाल की सम्मति से हुआ भी था या नहीं। विदेश जाने के पहले लड़के को खूंटे से बांध दे, नहीं तो लड़का विलायत जाकर हाथ से निकल जाएगा। यदि यह प्रवाल है तो मैं एक सिरे से नई जिंदगी, नया परिचय बनाने का अवसर मिले। अगर पुराना व्यक्तित्व और जिम्मेदारियां उतार कर फेंक दी जाए तो क्या हुआ? जो पत्नी पीछे छूट गई उससे लगाव नहीं क्या था। मगर अब इन बातों को उधेड़ना बुनना बना। अब मेरी जिंदगी यह मीठी मीठी धूप है। इतना बड़ा घर है, इनकी हजारों किताबें हैं और माधव मोहन के आ जाने से मेरी जिंदगी बहुत सुगम हो गई है। मैं धीरे धीरे जान रही हूँ कि पति इतने सरल, सीधे साधे व्यक्ति नहीं है। न जाने क्या सोचते रहते हैं। एकाएक मैं पूछ बैठी थी, आपने क्यों कहा था कि यह अल्प विराम है? यह नहीं, मैं उत्तर मिला। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? अब यह मत कहने लगना कि हमारा 7 जन्मों का साथ है, पति ने कहा, क्योंकि मैं तो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता और नहीं चाहता अगले 6 जन्मों के लिए तुम मेरे लिए बैठी रहो और कुंवारी रह जाओगी। उनके साथ मैं भी मुस्कुराने लगी। फिर बात का सूत्र उठाकर मैंने कहा, वाक्य में अल्प विराम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ होता है, मालके से मुस्कुरा दिए। वह एक जोक है ना, इट्स सूट्स एंड लीव्स, यानी खाया, सूट किया और चला गया। किसी रेस्टोरेंट में नहीं, चाइनीज पैंडा पशु के लिए लिखना था कि वह अंकुर और पत्तियां खाता है, और लिखने वाले ने गलत जगह कॉमा लगा दिया, तो वाक्य हो गया इट्स सूट्स एंड लीव, खाता है, सूट करता है और चला जाता है। जैसा पैंडा पशु ना हो, कोई बंदूकधारी गुंडा हो। पूर्ण विराम क्यों नहीं? पूर्ण विराम तो तभी लगता है जब कहानी या जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं अब हंस पड़ी। उनकी बात पर नहीं, ये चुटकुला समझ में आने लगा था। थोड़ी देर में समझ में आया, न अल्प विराम न पूर्ण विराम, केवल विराम। मैंने इस भाव से कहा कि बात खत्म। एक बार फिर पैंडा की बात सोचकर हंस दी, पर खिलखिलाकर नहीं, यह सोच कर कि कैसे ईट्स सूट्स एंड लीव
एक गलत कौमा की वजह से बदल गया, पर वह मुझे अनबुझी दृष्टि से देखते रहे। कैसी पहेली! कहाँ की बात कहाँ से उठाते हैं और अधर में टंगा छोड़ देते हैं। शायद इनकी गहराई व गूढ़ता की समझ नहीं पाई हूँ मैं, समझना ही नहीं चाहा, बस अपने में डूबी रहती। गर्म कपड़ों में कीड़े, रसोई बनाने वाले की गंदी आदतें, आलू प्याज दाल चावल। कहीं मैं भी एक कौमा बनकर रह गई हूँ क्या? नहीं, इसका कोई चांस नहीं है। गंभीर, बुद्धिमान और इतना सारा चाहने वाला पति। मुझे रूसी साहित्य का कोर्स अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए था। कहकर मुझे स्वयं लगा कि मेरी बात का संदर्भ नहीं है, पर एक क्षण में मन में न जाने कहाँ कहाँ घूम आया और बात मुंह से निकल पड़ी। वह कम लोगों के बस की बात होती है। रूसी साहित्य पढ़ना आसान नहीं है। आप तो बस डॉक्टर जीवागो की फिल्म देखिए और वार एंड पीस का टीवी ड्रामा, पर आप तो पढ़ रहे हैं, और वो भी रूसी भाषा में। तभी तो इतना समय लग रहा है। पता नहीं बात बीच में काटते हुए कितना समय और लगेगा, मैंने पूछा। धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। उन्होंने पुस्तक बंद करके पास की मेज पर रख दी, बाहें उठाकर शरीर सीधा किया, फिर खांसने लगे। वह एक बहुत बूढ़े व्यक्ति की खांसी थी। ये कैसे खांस रहे हैं? मैं घबरा गई। उस दिन डॉक्टर के पास गए थे, उसने क्या कहा था? 19 साल की उम्र में 2000 सिगरेट पी रहा था। अभी अभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है फेफड़े में एकदम। वो कहते कहते रुक गए, एकदम काले पड़ गए होंगे। मैं चुप। बात कहाँ से कहाँ चली गई। उन्होंने एक लंबी पिघली हुई दृष्टि से मुझे ताका, फिर आंखें बंद कर ली, फिर लंबी आह भरी और शांत हो गए। सोच रहा हूँ टेस्ट करवा लूँ, पति चाय पीते पीते बोले। मैं चुप रही। वो टेस्ट कराने गए तो पता चला कि रात में रुकना पड़ेगा। आप अकेले रह सकेंगी कि माधव मोहन को भेज दूँ? नहीं, रह लूँगी, फिक्र ना करें। मैंने कह तो दिया कि मैं अकेले रात को रह लूँगी, पर मन में ऐसी छटपटाहट होने लगी जैसे मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। न जाने वहाँ अस्पताल में क्यों और क्या हो रहा हुआ। पहुँची तो 11 बज रहे थे। अकेले कमरे में बैठे थे। अस्पताली पलंग के सिरहाने को उठाकर सहारा लिया और लीन थे अपनी पोथी में। आहट सुनकर उन्होंने आंखें उठाई और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। अरे तुम इतनी रात में अकेले कैसे? मैंने आश्वस्ति सी सांस ली। मेरा मन घबरा रहा था, पता नहीं आप कैसे होंगी। इतना प्यार कैसे उठाओ? अरे नहीं तो क्या, कुछ सीरियस बात हो जाती तो? कुछ भी ऐसा नहीं है, टेस्ट हुए हैं, कल रिजल्ट आ जाएंगे, इसीलिए रोका है। फिर ये प्राइवेट अस्पतालों से खर्चा भी तो निकालना होता है। तो अस्पताल में रह जाने को कहा और आप मान गए। सोचा नहीं कि मैं। और 2 आंसू टपक गए। अरे अरे, उन्होंने मेरे गाल पोंछे। तुमने खुद बड़ी बहादुरी से कहा था कि मैं एक रात रह लूँगी। अब पता चल गया ना, नहीं रह पाई आपके बिना। किसी फिल्म में संगीत की लाइन लगती है, उन्होंने कहा। तो फिर घर चलते हैं। ऐसा क्यों? डिस्चार्ज हो जाएगा, अस्पताल कमरे का चार्ज कर लेगा। उन्होंने फ़ोन उठाया और किसी से बात की। कुछ देर में एक नर्स ने आकर पूछा, आप घर जा रहे हैं? किसके साथ? मेरी पत्नी। उसने उन्हें उठाने में मदद की, उनका सामान पैक किया। पति ने मुझे देखा और बोले, चले? माधव मोहन कहाँ है? वही ये चलेगा ना। तो तुम कैसे आ गई? टैक्सी से। उनके आगे पूछने से पहले ही मैंने कहा, जूस सेंटर वाले ने बुला दी थी, वह भी संग आया था यहाँ तक। जूस वाला? उन्होंने आश्चर्य से कहा। हाँ, मैं पर्स लेकर बाहर निकली तो वो दुकान बंद कर रहा था, टैक्सी बुला दी और यहाँ तक छोड़ भी गया। आपका हालचाल भी पूछ रहा था। 15-20 रुपया में जगह देने का फ़ायदा हुआ, माधव मोहन ने टिप्पणी की। फिर मेरी ओर देखकर कहा, वह सब जमीन अपनी है, प्राइवेट। भैया जी ने 15-20 रुपया किराए पे सारी दुकानें दे दी हैं और लोग सैकड़ों ले रहे हैं। पति ने उठते हुए कहा, अरे गरीब लोग हैं, रोटी रोजी कमा कर गुजारा कर लेते हैं, उनसे मुनाफा क्या लेना? माधव मोहन ने मेरी ओर देखकर आंखें गोल गोल नचाई। बाहर निकलते हुए वो गाड़ी लेने चला गया और अचानक ही मेरे अंदर का बाँध टूट गया। मैं खड़ी खड़ी रोने लगी। अस्पताल में कोई खड़ा होकर रोए तो स्वाभाविक लगता है। लिफ्ट खुली और नर्स पति को व्हील चेयर पर लाती दिखाई दी। मैंने झटपट आंसू पोंछ लिए। पति ने कैशियर के पास जाकर पैसे भरे, नर्स को धन्यवाद दिया और मेरे पास आकर खड़े हो गए। अब क्या, घर चले? माधव मोहन पोर्च में गाड़ी ले आया।
दरबान ने दरवाज़ा खोला और माधव मोहन ने दरबान की मुट्ठी में कुछ दबा दिया। हम बैठ गए। उन्होंने बाहर से मेरा कंधा घेर लिया। इतनी कमज़ोर बनोगी तो कैसे चलेगा? वैसे मैं ठीक हूँ, कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और बुखार, खांसी और ये पसीना सब सीजनल है। इस मौसम में सभी को खांसी बुखार हो जाता है। हम घर आ गए। घर की हर बत्ती जल रही थी। पूरा घर नीचे ऊपर जगमग कर रहा था। माधव मोहन ने एक एक कर बत्तियां बंद करनी शुरू कर दी। आज से आप यहीं सोएंगे, मैंने कहा। उफ, बीमार व्यक्ति पर अत्याचार। झूठ मूठ उधर सोने लगे हैं। मुझे पता है, देर तक किताब पढ़ते रहते हैं। अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा। तो फिर वापस आ गए अपने शयन कक्ष में, अपने पलंग पर, जहाँ मैं पति से सटकर हथेली पर गाल टिकाए एकदम आश्वस्त सोती थी। अब उनकी खांसी भी कम थी और बुखार भी। कुछ दिन बाद उन्होंने कहा, चलिए कहीं बाहर घूम आए। वैसे भी 5-6 महीने तो हो ही गए हैं। कहाँ? कोणार्क, मास्को, लेनिनग्राड, ताशगंज? वह हंसने लगी। अब उसका नाम लेनिनग्राड नहीं रह गया। मैं आपकी फेवरेट जगह का सोच रहा था, बॉस्टन। बॉस्टन? मैं खुश हो गई। वहाँ तो ठंड शुरू हो गई होगी। और आपके वह आशिक भी तो हैं वहीं, वह लकी प्रसाद शाह। लकी शाह प्रसाद कब से हो गए? मैंने नाम में जोड़ दिया। अच्छा लगता है ना, लकी प्रसाद शाह। मैंने कंधे उचकाए। मुझे क्या, मुझे उनसे क्या करना है? अरे जालिम, चाहने वालों से इतनी बेरुखी? चलो, यह तो हसीनों की आदत होती है। मुझे कितने ही बरस तुमने तड़पाया है। मैं हंसने लगी। पर मैं भी तो यहाँ हूँ आपके पास। और वो बेचारे कविता लिख रहे होंगे, उपन्यास के अध्याय टाइप कर रहे होंगे। कविता, उपन्यास? हाँ, एक कॉलेज में पार्ट टाइम पढ़ाते हैं और साथ साथ लिखते भी हैं। आप यह सब कैसे पता रखते हैं? अपने रकीबों का हाल पता रखना बुद्धिमानी का काम है। कब तुम्हें रिझाने उड़ा ले जाए, मैं बेचारा बूढ़ा मानुस कैसे पीछा करूँगा? आप बस मुझे चिढ़ाना छोड़ें। न वो मेरे आशिक हैं, न आपके रकीब। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। मगर दिल के किसी कोने में न चाहते हुए भी भाते तो है। भाते हैं ना? सच सच बताना। वह खबतून हवास खब्बीस, एकदम रूड। बस बहुत खिजा लिया। बस ये टॉपिक बद। वह हंसे। तो फिर बॉस्टन के टिकट करवा लें। पहले कुछ दिन होटल में रहेंगे, ताज में। बॉस्टन शहर के मध्य में, कैम्ब्रिज से दूर। फिर कुछ दिनों में फ्लैट मिल जाएगा तो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। मैं पुस्किन की कविताएं पढ़ूंगा और तुम ढेर सारी शॉपिंग करना। मैं मन ही मन फुलक रही थी। बनते हुए को कहा, न जाने कब इन रूसी लड़कों से पिंड छूटेगा। आपको मालूम है, जैसा कि मेरी आदत है, एकदम बात छेड़ देती हूँ। जब आप अस्पताल गए थे, मेरा मन घबराने लगा तो मैं आपकी लाइब्रेरी में जाकर बैठ गई। किताबों ने मुझसे कहा कि तुम भी कुछ लिखो, पढ़ो। अब बौद्धिक पुस्तक लिखना तो मेरे बस का है नहीं, तो सोचा क्यों ना एक उपन्यास लिखा। वो चुप रहे, होठों पर कौतुक भरी मुस्कान। तो बताइए, उपन्यास कैसे लिखते हैं? यह बताया सिखाया नहीं जाता, एक नेचुरल आत्मजनित टैलेंट होता है। अब मैं प्रयत्न भी करूँ तो उपन्यास नहीं लिख सकता।